जी से बातचीत करेंगे, लेकिन इन लोगों ने आप लोगों से बात करने का काम हमें सौंप दिया। तो अब जब जरा सी आप लोगों से बात करना हमारे लिए बड़ा कठिन है, हमें वो विद्या नहीं आती है कि बच्चों से कैसे बात करें ना। बड़े बड़े जो स्कूलों यूनिवर्सिटी में होते हैं उनको तो हम पढ़ाते थे, छोटों के लिए जरा सी और वो होना पड़ता है, जरा सी नहीं। तो किस चीज़ पर बात करें बताओ, आप लोग बताओ, आज किस चीज़ पर गपशप करें बताओ? कोई मन में है? अगली बार जब हम आएंगे तब आपको कोरस भी सिखाएंगे। आज तो कोरस बड़ा मुश्किल है, अब हम तो आजकल बीमार हो रहे थे ना, तो अभी उठ के ही आ रहे हैं मोबाइल। अगली बार गीत भी गाएंगे, ठीक है? आज क्या करेंगे बताओ, आज किस पर बात करें? कोई बताओ तो तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? कुछ तो आ रहा होगा। डांस पर? ये बोल रही डांस पर? नहीं, डांस भी तो जब गाएंगे तभी डांस करेंगे। आज से तो बात करेंगे। अब बात का विषय क्या हो आप बताओ। हम लोग, अच्छा हम लोग कहाँ हैं अभी? स्कूल में है। और ये स्कूल कहाँ पर है? दशाईथल में। और ये दशाईथल है ना, ये चारों तरफ क्या है? हम क्या समुद्र के किनारे हैं? क्या हम नदी के किनारे हैं? तो हम कहाँ पर हैं? रोड के किनारे हैं। ये तो बड़ा अच्छा बताया, लेकिन ये रोड कहाँ पर, किसमें है? ये मैदान में है, जंगल में है। ये जंगल कहाँ है? ये जंगल पहाड़ में है कि मैदान में है कि समुद्र के किनारे? पहाड़ में। अब ये पहाड़ है, तो ये पहाड़ कौन सा है? दशाईथल का पहाड़ है ना। अब दशाईथल का पहाड़ किस पहाड़ में है? एक बड़ा पहाड़ है ना पूरा। यहाँ अभी नक्शा नहीं लगा रखा है ना, कुछ दिनों बाद आपके उसमें नक्शा लग जाएगा। जो हमारे प्रोफेसर बल्दिया हैं ये भी नक्शा बना के गए, हमारे कुमाऊं का भी, पूरे हिमालय का भी। तो हमारा ये जो पहाड़ है जहाँ पर हम हैं, ये किसमें है? ये हिमालय में है। और हिमालय कितना बड़ा पहाड़ है बताओ, किसी को अंदाज है? बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक। बर्मा कहाँ है? ये तो जब तक नक्शा नहीं लगाएंगे ना, ग्लोब लगाएंगे यहाँ पर, अब अगले साल आपको ग्लोब भी मिलेगा और नक्शा भी मिलेगा। वो ग्लोब है, वो ग्लोब है। इस ग्लोब से भी आपको पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक हिमालय है, बताते हैं। ये ग्लोब है ना, दिख रहा है ना। अब इसमें और पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं एशिया में। ये हमारा भारतवर्ष है ना, ये दिख रहा है भारतवर्ष, ये भारतवर्ष है। तो ये भारतवर्ष में श्रीनगर कश्मीर ऊपर है, यहाँ से लेके यहाँ बर्मा तक ये पूरा हिमालय। और कितना लंबा है पता है आपको? ये हिमालय करीबन 2800 किलोमीटर लंबा है। अब यहाँ से गंगोलीहाट कितना है? 4 होगा, 5.5 किलोमीटर। 5,500? हाँ, 5.5 किलोमीटर है गंगोलीहाट यहाँ से। तो पूरा हिमालय पूरब से लेके उत्तर पश्चिम तक तकरीबन 2800 किलोमीटर। 2800, ठीक है, बहुत हुआ ना। यहाँ से हल्द्वानी कितना है? करीबन 200 किलोमीटर, 220 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये 2800 किलोमीटर लंबा, कितना लंबा है ना। और चौड़ा कितना है? चौड़ा कहीं 250, कहीं 300, कहीं 400 किलोमीटर। चौड़ा का मतलब क्या हुआ? गंगा यमुना के मैदान से लेके तिब्बत तक। और लंबाई का मतलब क्या है? जहाँ बर्मा है ना, जो मैंने आखिर में दिखाया था, वहां से लेके अफगानिस्तान। तो इतना बड़ा पहाड़ है और उसमें हम हैं। हमारा, हम भी तो उसी हिमालय में है ना। ये दशाईथल का पहाड़, ये हमारा गंगोलीहाट का सैल पर्वत, ये भी उसी हिमालय में। अब इसी हिमालय में बर्फ वाले पहाड़ भी हैं, दिखते हैं ना सामने। क्या दिखता है बताओ? बर्फ। कौन सरकार डाल गई या कहाँ से आई बर्फ? हो स्नोफॉल हुआ होगा ना, आसमान से हुआ होगा, धरती से, आसमान से हुआ होगा ना। जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है वहाँ बर्फ आ जाती, ठीक। तो बर्फ वाले पहाड़ भी हैं। फिर बर्फ वाले पहाड़ से जरा नीचे आते हैं तो चरागाह वाले पहाड़ हैं। फिर नीचे आते हैं तो जंगल वाले पहाड़ हैं। फिर और नीचे आते हैं तो खेती वाले पहाड़ हैं। फिर नीचे जाते जाते हल्द्वानी पहुँच जाते हैं तो मैदान में पहाड़, ठीक है। हल्द्वानी गए हो कोई? तो हल्द्वानी से जैसे ऊपर को आते हैं पहाड़ शुरू हो जाते हैं ना। हल्द्वानी से जैसे रुद्रपुर को जाते हैं, दिल्ली को जाते हैं, पहाड़ गुम हो जाते हैं।
नीचे को क्यों नहीं होंगे बाहर? अब इस पर फिर बताएंगे कभी। अब अगर कंचन पांडे आएंगे उनको एक दिन कंचन पांडे को, हाँ वो आए, इनसे मिले हो। हाँ वो पूरे समझा देंगे आपको कि कैसे। अब तुम लोग इतने अभी छोटी कक्षाओं में हो ना, ये जरा से ज्यादा हो जाएगा। अफ्रीका है ना जो ये, इसमें एक अफ्रीका दिखाई दे रहा ना, ये अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये क्या है, ये पूरा अफ्रीका है। बहुत बड़ा महाद्वीप है, देश है, 50 के करीब देश है अफ्रीका में। तो ये जो अफ्रीका के बगल से ये जो हमारा भारतवर्ष का, इसको गोंडवाना लैंड बोलते थे, ये धीरे धीरे खिसक करके ऊपर को आ गया। धरती खिसकती रहती है ना, धरती के अलग अलग हिस्से हैं। करोड़ों साल में, आज से 6 करोड़ साल में, 6 करोड़ बहुत ही हुआ ना। तो हम लोग कितना, हम लोग कोई 60 70 80 90 100 साल से पहले हम लोग चले जाते हैं दुनिया से, ठीक है। जैसे तुम लोग अगर शतायु हो गए ना तो 100 साल जियोगे। 100 साल बहुत ही होता है। आजकल तो 50-60 साल में ही लोग जो हैं कुछ न कुछ रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। हालांकि ओवरऑल लाइफ बढ़ गई है अभी, पहले जल्दी मरते थे, अब ज़्यादा लंबा लाइफ होते हैं। अगर अभी हमारे खाने पीने वगैरह की व्यवस्था ठीक हो, चिकित्सा वगैरह ठीक हो, खाना ठीक मिले, पौष्टिक खाना मिले, तो रह सकते हैं। अभी हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो 90-90 साल तक जी। भैरवदत्त पाठक जी हो गए। हाँ, हमारे जो प्रिंसिपल थे ना भैरवदत्त पाठक जी, 96 साल के, बिल्कुल तनकर चलते हैं कि हल्द्वानी कभी जाओगे, कभी यहाँ आएंगे तो तुम लोगों के बीच लाएंगे उनको। हम लोगों को पढ़ाया उन्होंने, वो है ना, कई लोग के दादाजी लोगों को पढ़ाया उन्होंने। हाँ, इनमें से है कुछ उन्होंने 4 जनरेशन को, हमारे करीबन 4 या 5 पीढ़ियों को, 3-4 पीढ़ियों को पढ़ाया उन्होंने। फिर बाद में वो निर्देशक वगैरह हो गए तो फिर पढ़ाना छूट गया, लेकिन फिर भी वो अभी भी बहुत। खैर, अब हिमालय है। अब ये हिमालय बना तो अफ्रीका से पूरा धरती खिसक करके यहाँ आई, ठीक। जहाँ पर भी हिमालय है वहां पर एक कोई समंदर होता था, टेथिस समंदर, और उस टेथिस समंदर को एक तरीके से उसके भीतर घुसते हुए पानी ऊपर को उठ के इधर उधर जाने लगा, और वो जो अफ्रीका से जो एक पूरा भारत भूमि एक खिसक करके आई थी, उसने एशिया की प्लेट को, ये तिब्बत से ऊपर को, उसको हिट करना शुरू किया। उसको एक तरीके से उस पर एक तरीके से सींग मारने या लात मारना एक तरीके से शुरू किया। लेकिन एशिया बहुत बड़ा महाद्वीप है ना, एशिया इतना बड़ा महाद्वीप है, ये भारत है ना, ये पूरा का पूरा एशिया है। देखो यहाँ से इतना बड़ा एशिया है। अब ये एशिया को खिसकाना बहुत मुश्किल काम था उस जमाने में। तो हुआ क्या, फिर एशिया को जब नहीं खिसका सके तो क्या हुआ, जो टेथिस समंदर था वो तो गुम हो गया और धरती ऊपर आ गई। धरती ऊपर आने लगी, धीरे धीरे ऊपर आने लगी, और उसके बाद क्या हो गया, पहाड़ ऊपर को आने लगे, और इस तरीके से हिमालय का जन्म। आज से 6 करोड़ साल पहले हिमालय में जन्मना शुरू हुआ, धीरे धीरे ऊपर को गई। अभी भी जैसे जिस हिमालय में हम बैठे हैं वो करीबन 2 से 3 मिलीमीटर हर साल ऊपर को उठता है। अभी थोड़ा अंदाजा आ रहा है वो धरती ऊपर को उठ रही, आ रहा था। जरा सी चुप हो जाओ और आंख बंद करो। अब सोचना जरा, ऊपर को तो नहीं उठ रहे हो, किसी को आया अंदर? अब आंखें खोलो तो किसको आया अंदर? हुआ है कुछ ऊपर को? हम मुझे भी लगाया था कि कुछ ऊपर को हुआ करके, लेकिन कितना हुआ अंदाज नहीं आया। लेकिन धरती ऊपर को जाती है, 3 मिलीमीटर बहुत ही कम होता है, हमको महसूस नहीं होता अब हाथ में। तो धरती, हिमालय पूरा ऊपर को उठ रहा है, समझ लो। तो धरती के भीतर हलचल होती रहती है। हलचल में क्या होता है, कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे जाता है, कभी लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ टूट जाता है, फिर बारिश उसको नीचे ले जाती है, ठीक है। जैसे इस बात तुमने सुना होगा, पूरा नदी ने जो है काट दिया पूरा, वहाँ कहाँ, हिमाचल में, फिर उसके बाद कहाँ हुआ, सिक्किम में, फिर उसके बाद हुआ कश्मीर में, फिर हमारे उत्तराखंड में केदारनाथ में। धरती टूटी, पानी आया और बहा ले गया। कभी भूकंप आया, धरती टूटी, ऐसा होता है। अब हिमालय जब ऊपर उठने लगा, अब इतने हजार सालों में, यानी कि 6 ऊपर तक आते आते, अब हिमालय के बगल में जो टेथिस समुद्र था
उसमें पानी आता था चारों तरफ से। अब हिमालय ऊंचा हो गया तो अब हिमालय में नहीं आएगा ना पानी, ऊंचाई को नहीं आएगा। ऊंचाई से कहाँ को जाएगा पानी? नीचे आएगा। अब हिमालय से सब नदियां निकलने लगी। गंगा यहाँ से निकली, सिंधु यहाँ से निकली, सतलज यहाँ से निकली, कर्णाली यहाँ से निकली। कर्णाली एक नदी है नेपाल में, तो कैलाश मानसरोवर से। फिर ब्रह्मपुत्र का नाम सुना होगा, फिर वो आ जाए कर्णाली, वही घाघरा बन जाती है वो कर्णाली। कभी लक्षण में देखना ना तुम लोग, कंप्यूटर वगैरह भी चलाते हो कोई, तो उसमें गूगल अर्थ देखना। गूगल अर्थ में जाओगे ना, गूगल अर्थ को घुमाते हुए लाना, फिर भारत भूमि में उसको देखना, फिर हिमालय की तरफ उसको ऊंचा करना, तो उसमें तुम्हें पूरा दिख जाएगा। धीरे धीरे समझना आएगा। अभी तो तुम छोटे हो ना, अभी तुम्हारे मन में चित्र कीड़ा डाला जा रहा है ना समझने का कहानी। अब उसके बाद क्या हुआ, जब हिमालय ऊपर चले गए, अब यहाँ से नदियों ने जन्म लेना शुरू किया। ऊंचाई बढ़ती चली गई तो ऊंचाई में क्या हो जाएगा, बर्फ आ गई। बर्फ आ गई तो बर्फ गिरती थी, 6-6 महीने बर्फ गिरती रहती थी। फिर वो बर्फ पहाड़ों के नीचे को जहाँ पर आई, वहां पर बर्फ आ गई तो वो ग्लेशियर बन गए, उनको ग्लेशियर बोलते हैं। जैसे पिंडारी ग्लेशियर नाम सुना होगा ना, मीलम ग्लेशियर नाम सुना होगा। और जहाँ पर ग्लेशियर पसर जाएंगे, लेट जाएंगे, तो उनका भी एक कोना होता है, उस कोने से क्या होता है, यस आओ आओ, वेलकम। भाई का बड़ा जिम्मेदारी है ना आपकी, नहीं पढ़ाई भी करनी हुई, भैया को भी देखना हो, नहीं। अब जब वो आ गए, क्या नदियां नीचे को आने लगी, तो वो जो जहां पर बर्फ लेटी हुई है, उसका आखिरी कोना जो है, उसको क्या बोलते हैं, स्नाउट, यानी कि गोमुख, वहां से नदी जन्म लेगी। ठीक, बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ के नीचे से गल गल करके नदी जन्म ले रही है। तो हिमालय की जितनी नदियां हैं वो किसी न किसी ग्लेशियर से जन्म लेके नीचे को आती है, समझ रहे हो। और जो शिखर है वो ऊपर है, ऊपर के तुमने देखा ना, पंचचूली देखा होगा, नंदा देवी देखा होगा, ये सब शिखर ही शिखर। करीबन 100 बहुत ऊंचे शिखर है हमारे यहाँ, जिनकी ऊंचाई लगभग 20,000 फीट है। और हम अभी कितने पर हैं, हम अभी करीबन 6,000 फीट पर। वो हमारे जो सबसे कम ऊंचे शिखर हैं बर्फ वाले, वो 20,000 तक जाते हैं। और नंदा देवी तो हमारी करीबन 25,000 तक। एवरेस्ट कितना जाता है पता है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है, माउंट एवरेस्ट, वो जाता है 29,028 या उससे भी ज्यादा हो गया, कुछ बढ़ गई, 29,028 फीट, यानी कि करीबन 8,000 प्लस क्या मीटर। आजकल तो मीटर का पैमाना पढ़ते हो, तो मीटर में अगर करेंगे तो लगभग 8,888 के करीब, 8,880 प्लस कुछ इतना किलोमीटर, इतना सॉरी मीटर, किलोमीटर तो बढ़ जाता है। शिखरों की जो ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से नापी जाती है, कि समुद्र तल 0 हुआ तो समुद्र तल से फिर वो 29,000 फीट ऊंचा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से वहां से नदियों ने जन्म लिया। अब फिर ये हुआ कि जो अलग अलग ऊंचाई के इलाके हैं, वहां अलग अलग किस्म की वनस्पतियों ने आना शुरू किया। बर्फ में कोई पेड़ आएगा बताओ, नहीं आएगा। जहाँ पर बर्फ खत्म हो जाएगी वहां पर घास कितनी शुरू होगी, वहां ब्रह्म कमल खिलते हैं, वहां बहुत तरीके के फूल खिलते हैं। वहां से जरा नीचे आएंगे तो फिर क्या आएगा, कुछ पेड़ आएंगे, जैसे भोजपत्र के पेड़, जैसे जूनिपर के पेड़। भोजपत्र एक ऊंचाई का होता है, उसकी खाल निकाल करके कागज जैसी होती है। पुराने हमारे जो दस्तावेज घरों में होते थे वो भोजपत्र में लिखे जाते हैं। पहिया होता है ना हमारा, पद्म पहिया खिलता है ना, पहिया की ही परिवार का वो ऊंचाई का। यहाँ लगा है एक पेड़, यहाँ हमारे यहाँ कैंपस में भी है, तुम्हारे स्कूल में भी। फिर उसके बाद नीचे को आए तो जूनिपर आता है, धूप जिसको बोलते हैं, मोरपंखी जैसा होता है और बड़ा स्लो ग्रोथ होता है, और बड़ा उसका कच्चा टुकड़ा भी अगर टहनी का काटोगे कैंडल की तरह, मोमबत्ती की तरह जल जाता है, ऑयल होता है उसमें, उसका धूप बनाते हैं लोग, जलाते हैं। तिब्बत में भी वो धूप। फिर जरा से नीचे आएंगे तो देवदार आ जाएगा, फिर चीड़ आ जाएगा, ठीक है, फिर और वनस्पति आएंगी। फिर जैसे तुम यहाँ देख रहे हो ना, बांज, खरसू, तिलौज दिखाई दे रहा है, काफल दिखाई दे रहा है, चीड़ दिखाई दे रहा है ना, और बहुत सारे ऐसे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। फिर बड़े बड़े जंगलों के बीच में छोटे छोटे पेड़ आ जाते हैं, जैसे रिंगाल, जिसके लिए एक जमाने में हम कलम लिखते थे। तुम लोग तो रिंगाल की कलम से लिखे नहीं हो ना, तुम तो डॉट पेन के जमाने में आए हो ना। हाँ, ये नक्शे से तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये बड़ा कैसे करते हैं, इंडिया का कहीं पर बड़ा हो जाएगा। हाँ, उसमें तो वो गोलवाना, हाँ ये देखो, ये बढ़िया, ये दिखाई दे रहा ना, ये देखो इतना ही है, इतने में आ जाएगा। ये देखो, इसको इसमें लॉरेशिया, सॉरी
दिखा रखा है इसने। हाँ, ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ठीक, ये इंडिया है। अफ्रीका में देखो ना, ये पुरानी, ये यूरेशिया है। ये जो इंडिया वाली हिस्सा है, ये धीरे, ये 33 जो मैं बता रहा था, ये यूरेशिया से नीचे, तिब्बत से नीचे है। ये यहाँ से धीरे धीरे इंडिया खिसक करके ऊपर की ओर जाने लगा। ऊपर की ओर जाते जाते ये जो साउथ अफ्रीका है, ये गोंडवाना नहीं, बड़ा अफ्रीका, यहाँ से ये इंडिया है ना, ये धीरे धीरे खिसक करके ऊपर की तरफ आता है। इसमें होगा, हमें इसको आगे नेक्स्ट कैसा होगा। तो खैर फिलहाल हिमालय बन गया। फिर हिमालय बनने के बाद जो है उसमें बर्फ आ गई, ऊंचाइयां बढ़ी, वनस्पतियां बढ़ी। फिर क्या हुआ, ऊपर घास के बाद फिर नीचे को आए। अलग अलग ऊंचाइयों में अलग अलग किस्म की वनस्पतियां आई। जैसे जहां पर हम हैं अभी, हिमालय के जिस बिंदु पर हम हैं, दसाई धर्म है ना, ये हर्षाधन है, तो वहाँ बाघ है, काफल है, बुरास है, चीड़ है, देवदार है उधर उधर। फिर और बहुत सारे पेड़, पेड़ों से दोस्ती होनी चाहिए और पेड़ों के नाम पहचानने चाहिए तुम लोगों को, ठीक है कि नहीं। और जैसे पेड़ है, पेड़ को छूना चाहिए, उसके पत्ते को स्पर्श करना चाहिए, उसका आगे कैसा होता है, पीछे कैसा होता है। फिर कोई तितली अगर दिख गई तो उसके प्रति आपके मन में आना चाहिए कि ये तितली आजकल है और कभी कब आती है, कहाँ से आती है। तो ऐसे फिर जैसे वनस्पतियां आती आती चली गई, वैसे ही अलग अलग जीव आए। ऊंचाई में अलग जीव आए। ऊंचाई का जो कौवा है वो अलग किस्म का होता है, हमारे यहाँ का कौवा अलग किस्म का होता है, उसकी पीली चोंच होती है। फिर ऊपर जो है पक्षियों में बहुत वैरायटी होती है। कुछ पक्षी जो हैं इधर से उधर चारों में निकल जाते हैं, कुछ पक्षी स्थायी रूप से एक जगह रहते हैं। जैसे गौरैया से तुम्हारी दोस्ती होगी ना, तुम्हारे घर पर गौरैया जरूर दिखती होगी, सिमटोइया दिखता होगा, कौवा दिखता होगा, घुघुता दिखता होगा। कभी तुम लोगों ने वो भी देखा है, क्या बोलते हैं, जो ज्यादा खूबसूरत रंगीन एक पक्षी होता है, मोर देखा है? एक मोर जैसा पहाड़ी पक्षी भी होता है, मुना, देखा होगा ना कैलेंडर में। हमारा प्रांतीय पक्षी है, हमारे प्रांत का वो पक्षी है, जैसे कस्तूरा है वैसे वो भी है। उसमें ब्रह्मकमल है, उसमें आपका बुरास है। तो ये ऐसी वनस्पतियां हैं, जैसे राष्ट्रीय पुष्प कहते हैं, ऐसे प्रांतीय पुष्प होते हैं, अलग अलग जगहों से। बुरास तो नेपाल का भी पुष्प होता है। तो फिर ये अलग अलग जो वनस्पतियों के साथ जीव जंतु भी आए, ठीक, तितलियां आए, उड़ने वाले आए, पक्षी आए। फिर नदियां आई, तो नदियों में भी कुछ चीजें होती हैं। क्या होती है नदियों में, बताओ क्या? वाटर नदियों में क्या चीज मिलती है जीवों में? हाँ, बहुत तरीके की मछलियां होती, ठीक है नी। अलग अलग जगहों में अलग किस्म के फिश होते हैं। हमारे यहाँ जैसे शार्क तो समुद्र में होता है, फिर व्हेल भी जो है समुद्र में है, हमारे हिस्से नहीं आती है। वो नदियों में जो आती है बहुत सारी वैरायटी है उसमें। हमारी लोकल मछलियां हैं, कुछ हमारी मछलियां ऐसी हैं जो नदियों के साथ ऊपर को चलती हैं, ठीक। तो मछलियों के अलावा और भी कुछ उसमें जीव जंतु पानी के भीतर भी। तालाब, नैनीताल में कभी आओगे तो नैनीताल में उतनी सारी मछलियां तैरती रहती हैं, ठीक। और अगर तुम चने के दाने डालोगे तो उछलते हुए खाने के लिए आती है। तो ये सब फिर जीव जंतु जिनको फ्लोरा और फौना कहते हैं, वो फिर हिमालय में, ठीक। अब हिमालय के कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ जीव जंतु जाते नहीं रह सकते थे, क्योंकि बर्फ बहुत थी उच्च इलाके में। लेकिन 6 महीने वो फिर खुलता था भारत तिब्बत व्यापार के लिए, कैलाश मानसरोवर के लिए। उस समय फिर हमारे घोड़े, याक, बकरी, भेड़ें, वो सब सामान लाद करके तिब्बत जाते थे और तिब्बत से वापस आते थे, ठीक। फिर 6 महीने वहां दरवाजे बंद हो जाते थे। तो वहां बहुत ज्यादा ऊपर जीव जंतु नहीं मिलेंगे। लेकिन वहां कौन से जीव जंतु मिलेंगे बताओ? जैसे मैंने बताया, एक वहां कस्तूरा मृग मिलता है ऊंचाई में। कस्तूरा मृग यानी कि मस्क डियर, जिसके जो मेल होता है उनमें, उसकी नाभि, उसके पेट में एक पॉट जैसा होता है, एक बॉल जैसा होता है, उसके भीतर कस्तूरी छिपी रहती है। उस कस्तूरी को निकालते हैं, वो खुशबू दवाई के लिए काम आती है, प्रसाधन के लिए काम आती है। अब उस पर बैन लग गया, वो नहीं निकाली जाती। एक और जीव जंतु, एक बहुत बाघ परिवार का एक जीव होता है ऊपर, उसको कहते हैं हिमचितुआ, यानी कि स्नो लेपर्ड, यानी क्या कहेंगे उसको, बर्फ के क्षेत्र का बाघ। उसकी विशेषता क्या होती है? बहुत लंबी पूंछ होती है, और जैसे गुलदार आता है ना हमारे यहाँ बाघ, वो गुलदार की ही प्रवृत्ति का होता है। उसमें भी बूटे होते हैं पड़े हुए। जो बंगाल टाइगर होता है उसमें धारियां होती हैं। जो हमारा गुलदार होता है उसमें क्या होता है? बूंद होती है उसमें, इसलिए गुलदार कहा जाता है।
तो आजकल कभी कभी बकरियों को खा लेता है, कभी बच्चों को उठा ले जाता है। आजकल उसके लिए जंगल में शिकार बहुत कम रह गया है, तो वो कभी कभी आदमियों के बीच में आके उस तरीके से, तो वो जो ऊपर का जो है उसको हिमचितुआ बोलते हैं, स्नो लेपर्ड, यानी कि बर्फीले क्षेत्र का भाग। फिर ऊपर के इलाके में कुछ भालू भी होते हैं, कुछ हिरन होते हैं, और भरल सबसे ज्यादा होता है। भरल एक तरीके का जैसे भेड़ होता है उसी तरीके का, उसको ब्लू स्टीप भी कहते हैं, वो भी ऊपर के इलाके में। जब बर्फ पड़ती है तो उनको नीचे उतरना होता है, ठीक। और याक भी उस इलाके में होता है, वो गर्मी में नहीं चल सकता है। याक एक गाय और गाय की फैमिली का एक तिब्बती रूप याक कहलाता है, तो बहुत बोझ पड़ जाता है। और उसके बालों का इस्तेमाल उनके लिए भी होता है, उसकी स्किन का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों को बचाने के लिए होता है। फिर जब और नीचे आते हैं तो हमारे आसपास ये दिखता है, ये जो बाघ है, बाघ जिसको हम कहते हैं गुलदार, जो आजकल बहुत दिखता है, ठीक। एक गुलदार यहाँ भी बैठा रहता है, हम लोग के स्कूल की तरफ झाँकता रहता है ऊपर से, क्योंकि खूब जंगल है। यहाँ भी जंगलों में है। कल हमारे गाँव में आया था बटकुड़ा में, गुलदार माने छोटा बाघ, वो भी, उसको हिरन नहीं मिलते हैं जब जंगल में है, तो कभी कभी वो आदमी की बस्ती की ओर आता है, कोई कुत्ता मार दिया, कोई बकरी मार दी, इस तरीके कभी कभी उसको मिल जाता है। अब ये बताओ, ये बाघ क्या खाता है? तुमने सुना वो पुलाव खाता है, क्या खाता है बताओ? बाघ क्या खाता है? हाँ, मांसाहारी है। तो बाघ के लिए अब जंगल में मांस है ही नहीं, तो बाघ क्या खाएगा बताओ? क्या बाघ से तुम ये कह सकते हो कि हे बाघ तुम शाकाहारी हो जाओ? हो जाएगा वो? नहीं होगा ना। कभी होगा भी तो पता नहीं कितने हजार साल बीतेंगे, जब एक विकास की प्रक्रिया में हो सकता है वो, जैसे तुम्हारी कभी कभी बकरी जो बिल्लियां है ना, वो ककड़ी खाने लगती हैं, उनकी कूड़े भी शाकाहारी कर सकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बाघ का शाकाहारी होना बहुत देर में शुरू हुआ। अब बाघ के हिस्से के जो जानवर थे, जो उसका आहार था, वो हम लोगों ने खा दिया ना। हिरन हमने खा दिए, खरगोश हमने खा दिए, शाही हमने खा दिए, जंगल में जो भी जानवर होते थे। अब बाघ क्या खाए बेचारा? तो इसलिए बाघ कभी कभी गुस्से में हमारे मोहल्लों में आ जाता है और हमारी बकरी और हमारी बच्चिया को उठा लिया, ठीक। तो फिलहाल बाघ भी यहाँ है। फिर जैसे जैसे तुम नीचे को जाओगे, भालू बाघ के इलाके से, लोमड़ी, सियार, बहुत सारे मारे गए, बहुत सारे गुम हो गए, बहुत सारे जानवर। तराई में जब तुम पहुंचोगे, हल्द्वानी, पंतनगर, रुद्रपुर, जिम कॉर्बेट पार्क, ठीक, टनकपुर। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम सुना है? तो कभी तुम्हें अब जब जैसे बड़े हो जाओगे तो जिम कॉर्बेट तुम्हारे यहाँ गाड़ी में बिठा के तुम्हें ले जाया जाएगा, तो कॉर्बेट पार्क को देखोगे, वहां तुम सामने बाघ देख सकते हो। तो वहां जो बाघ है वो बंगाल टाइगर है, उसमें धारियां होंगी। बाघ में देखते हो ना, जो दुर्गा माता जिसमें बैठी रहती है, वैसा वाला बाघ होता है। दुर्गा माता को तुमने गुलदार में बैठाया हुआ नहीं दिखा होगा, वो बड़ा वाला वही बंगाल टाइगर है। हाथी होता है, उसको एशियन एलिफेंट कहते हैं, वो सब नीचे मिलते हैं। फिर एक जमाने में तुम्हें आश्चर्य होगा कि गैंडा भी हमारे उत्तराखंड में था, आज से करीबन 150 साल पहले। गैंडा जिसके नाक में इतना बड़ा सींग होता है, काजीरंगा में आता है ना गैंडा, रेनो पढ़ा होगा तुम लोगों ने। राइनो, वन हॉर्न राइनो, एक उसके एक बड़ा बहुत मोटी खाल वाला जानवर होता है, आसाम में मिलेगा। अब हमारे यहाँ और जगह गुम हो गया है। कभी तुम इंडस वैली यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ोगे, तो सिंधु सभ्यता की बहुत सारी जो सील हैं उनमें गैंडा दिखता है। तो यानी कि जब आज से 5000 साल पहले, 6000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता रही होगी, तो गैंडा वहां का जानवर होगा। अब आजकल गैंडा पूरे उत्तरी भारत से गुम हो गया, तो सिर्फ आसाम में काजीरंगा में जो नेशनल पार्क है वहां है, ठीक। तो फिलहाल हमारी तराई में ऐसे जानवर होते हैं। अजगर यहाँ नहीं मिलता, लेकिन तेजगर होता है। यहाँ भी सांप है, तुम्हारे कैंपस में एक सांप आजकल घूम रहा है, हाँ आता है, उसका तो इलाका ही हुआ ना। हम लोग तो मनुष्य तो बाद में आए ना। अब जब जैसे जैसे तुम बड़े होगे और किताबें पढ़ोगे तुम्हारे मन में आएगा। तो फिलहाल फिर हिमालय में वनस्पतियां आई, वाइल्ड आई, यानी कि वन्य जीव। तो इस तरीके से वो हम तो सबसे बाद में आए ना, हम और आप, यानी कि हमारे जो पूर्वज आए होंगे वो करीबन ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार साल पहले ही यहाँ, फिर वो हमारे मनुष्य के समाज यहाँ पर बनी, ठीक। अब इस हिमालय के बारे में 2 चीजें और बताते हैं, फिर बात खत्म करेंगे। एक तो ये कि ये हिमालय जो बाहर से दिखता है कि बर्फीला, बर्फीले के बाद घास वाला, घास वाले के बाद जंगल वाला, फिर बीच बीच में खेती वाला, और वहां से निकलने वाली नदियों की घाटी वाला, कहीं कहीं तालाब वाला, ठीक। ये हिमालय हो गया। लेकिन जो हमें भी ये दिख रहा है, इसके भीतर भी एक हिमालय है ना, जो अभी जहां पर हम चल रहे हैं, इसके नीचे धरती है ना, धरती के नीचे पाताल लोक है ना,
उस पाताल लोक में जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ है, जिसे हमारे प्रोफेसर वंदिया विशेषज्ञ बोलते हैं, उसके भीतर तरह तरह की चट्टानें, मिनरल माने अलग अलग खनिज, मेटल माने धातु, सोना चांदी, ये वो, ऑयल जिससे गाड़ी चलती है, पेट्रोल जिससे बनता है, वो भी हमारे हिमालय की धरती के भीतर है। वो सब इसके भीतर है, उसको भूगर्भ कहते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजों को जंगल के ढके होने के कारण, घास के मैदानों के द्वारा ढके होने के कारण हमें पता नहीं रहता है उसके भीतर क्या क्या है। अभी टंगस्टन जैसे जो धातुएं हैं हमारे यहाँ मिल रही है, ये रानी आगर था ना, यहाँ पर तांबे की खान हुआ करती है, बैठ जाओ, आपके बगल में ही है, जब पाताल भुवनेश्वर का कितनी जब वो बेड़ीनाग के लिए जब जाते हैं ना वहां पर, ऐसे ही कुछ जगहों में लोहे की खानें थी, कुछ जगहों में सोने की खानें थी। तो धरती के भीतर भी हिमालय छुपा हुआ है। और उसकी एक और विशेषता है कि उसमें बहुत जगह खाली जगह हैं, दरारें हैं, उनको भ्रंश बोलते हैं भूगर्भ। और उन दरारों को बहुत बार अपने को ठीक से सेट करना पड़ता है। जब वो दरारें अपने को ठीक करती हैं तो पृथ्वी क्या होने लगती है, हिलने लगती है। उसी को क्या कहते हैं हम, भूकंप। क्या कहते हैं, भूकंप, अर्थक्वेक, यानी कि पृथ्वी कांपने लगती है, पृथ्वी के शरीर में देवता आ जाता है। वह गनीमत है कि वो ज्यादा देर के लिए नहीं आता, नहीं तो बहुत ही विनाश हो जाता ना, कुछ ही मिनटों के लिए आता है, इसमें वो बहुत खाने तो ये जो पृथ्वी का भूगर्भ है वो इसका एक और भाग है, ठीक है। अब इस सब को मिला करके फिर हिमालय बनता है। अब हिमालय की क्या विशेषता है कि हिमालय से जो मिट्टी नदियों के साथ नीचे को गई, उसी से क्या बना, गंगा यमुना का मैदान। जैसे ये तुम लोगों ने देखा होगा ना, ये नक्शा जो है इसमें आप देखोगे ये भारत है ना ये। अब इसमें प्राकृतिक रूप से तो नहीं दिखा रखा है, लेकिन उस नक्शे में देख सकते हो आप, उस नक्शे में ये भारतवर्ष है ना, ये ऊपर से जितना हरा है वो गंगा यमुना का मैदान है। हरा वाला जो है वो गंगा यमुना का मैदान है, यानी कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ने उत्तरी भारत का मैदान बनाया है, जो आज के पाकिस्तान से लेके गुवाहाटी तक फैला हुआ है। ये देखिए, इसमें बड़ा साफ दिख रहा है। ये जो साउथ एशिया है, ये साउथ एशिया है ना, ये इसमें इंडिया आ गया, ये हिमालय दिख रहा है। ये पूरा ऊपर की जो हरियाली है, ये हरियाली जो है ये गंगा यमुना का मैदान है। अगर हिमालय नहीं होता तो गंगा यमुना का मैदान नहीं बनता। हिमालय से आने वाली मिट्टी ने ही पूरे गंगा यमुना के मैदान को बनाया, ठीक। और गंगा यमुना के मैदान की विशेषता क्या है, उसमें कहीं कोई पत्थर नहीं, इसलिए वहां ईंट के मकान बनाने पड़ते हैं ना। हम यहाँ पत्थरों के मकान बनाते हैं, देखा, वहां ईंट के मकान बनाते हैं, मिट्टी को पकाते हैं, फिर उसके ईंट बनते हैं, फिर घर बनते हैं या सीमेंट के बनते हैं। गंगा यमुना के मैदान की दूसरी विशेषता है कि 10, 15, 20 फीट पर पानी मिल जाएगा, इसलिए सबसे उर्वर इलाका माना जाता है। यानी कि जो हमारा पंजाब है, हमारा हरियाणा है, दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, उधर आसाम का निचला हिस्सा है, ये गंगा यमुना का मैदान है। उधर फिर वो पाकिस्तान तक चला जाता है। सबसे संपन्न कृषि का इलाका है, ठीक। और इससे भी हिमालय का रिश्ता है, क्योंकि हिमालय से आने वाली मिट्टी और हिमालय से आने वाला पानी ही गंगा यमुना के मैदान की उर्वरता को और उसकी उस विशेषता को एक तरीके से आगे बढ़ाता है, ठीक। तो अब हिमालय न हो तो उत्तरी भारत का जीवन भी जो है मुश्किल में आ जाए, ठीक है कि हिमालय है, यमुना आ रही है, उसके बाद उधर इंडस सिंधु जा रही है, उधर गंगा जा रही है, फिर ये नेपाल की सब नदियां आ रही हैं, भोटकोसी आ रही है, काली गंडकी आ रही है, फिर और उधर जाएंगे तो तीस्ता आ रही है, फिर और उधर जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र आ रही है। एक बात और बच्चों को बतानी अच्छी रहेगी, हम जहाँ पर है ना उत्तराखंड में, अभी हमारे ठीक पीछे करीबन 150-200 किलोमीटर की दूरी पर से 4 बड़ी नदियां तिब्बत में जन्म लेती हैं। बताओ कोई एक नदी का नाम बताओ। सबसे पहली का नाम है इंडस सिंधु, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम बना। और दूसरी नदी क्या है, सतलज। तीसरी क्या है, गंगा। चौथी क्या है, कर्णाली। पांचवी क्या है, ब्रह्मपुत्र। और उनको छोड़ दीजिए। ये 4 नदियां जो वहां से जन्म ले रही हैं, ये बहुत करीब करीब से जन्म ले रही है, मानसरोवर के आसपास से, और वहां से ये सब नदियां जन्म लेती हैं। तो ये जो नदियां हमारे यहाँ पीछे तिब्बत से जन्म ले रही हैं, ये तिब्बत हिमालय से पुराना है। ये पहले से जो यूरेशिया का प्लेट दिखाया था ना, उसका पार्ट, इसके नीचे ट्रेथिस समंदर था, वहां पर भारत आ गया। तो ये हमसे पृथ्वी की जो पृथ्वी का ये तिब्बती वाला जो हिस्सा है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा है।
उसके मुकाबले जो हम हिमालय में रहते हैं उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 6 करोड़ साल, 5 करोड़ साल। हम हालात, ये धरती की उम्र है, ये मनुष्य की उम्र नहीं है। मनुष्य की उम्र और धरती की उम्र का जब बात करते हैं तो कभी कभी हम घबरा जाते हैं ना। 6 करोड़ साल, हम लोग तो 100 साल ही रहेंगे ना, मनुष्य ज्यादा से ज्यादा 100 साल रहेगा, लेकिन पृथ्वी ये 6 करोड़ साल पुरानी है। लेकिन जो यूरेशियन प्लेट है ऊपर, वो 20, 30, 40, 50 और ज्यादा करोड़ साल, हो सकता है अरब पुरानी, क्योंकि वो पृथ्वी का पुराना हिस्सा है। तो ये हिमालय का एक छोटा हाल हमने आपको बताया। अब क्या बताएं, अब एक 2-3 पॉइंट और बता के बात करूंगा। अभी इस हिमालय में वो कैलाश वाला आ गया सर पीछे। हाँ, ये माउंट कैलाश है, इस पर मैं कभी तुम लोगों को दिखाऊंगा। ये तिब्बत का बहुत ही सुंदर पहाड़ है, माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत। अब इसमें स्पेलिंग गड़बड़ में लिखी है, इसमें एस की जरूरत नहीं है, एस लगाते ही इसका अर्थ ही हो जाता है कि KAILAS, कैलाश इसका नाम है। और ये अलग अलग तरफ के उसके व्यू है। ये सूर्यास्त के समय है, ये नीचे मानसून, ये मानसरोवर दिखाई दे रहा है, ये गोल उसका शिवलिंग जैसा दिखाई देता है, ये फिर मानसरोवर है नीचे। बहुत सारे व्यू इसके आजकल इंटरनेट पर तुम लोग दे सकते हो दोबारा जाकर। ये जो कैलाश पर्वत है, इसके पीछे से सिंधु नदी निकलती है, और जो मानसरोवर है उससे सतलज नदी निकलती है। जो गुड़ला मानधाता है वो इसमें दिखाई रखा है, ये है गुड़ला मानधाता। ये जो 4th फोटोग्राफ है, ये गुड़ला मानधाता है, मानसरोवर के पीछे हमारी तरफ, यानी कि दक्षिण की तरफ। इसके पीछे से निकलती है कर्णाली नदी, जो घाघरा बन जाती है, ठीक। और उसके बाद फिर एक नदी और आती है नीचे उधर से, जिसको हम अरुण वरुण कोशी नदी कहते हैं, वो बिहार में आती है, ठीक। ये सब तिब्बत से होते हुए, नेपाल होते हुए भारत में आती है। तो फिलहाल ये जो नदियां और तालाब हैं, ये बर्फ है, इसके कारण इसको तीसरा ध्रुव कहा जाता है। सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ होती है? अंटार्कटिका आर्कटिक में, यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में। और उसके बाद तीसरा नंबर बर्फ का सबसे बड़ा भंडार जो है वो कहाँ है? हिमालय, हिमालय हिंदू कुश में। और इससे 10 एशिया की सबसे बड़ी नदियां निकलती हैं, और जिससे ये पूरा दक्षिण एशिया जो है वो उर्वरा है, वो अच्छी फसल होती है, अच्छी कृषि होती है, अच्छा उत्पादन वहाँ होता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी जो जनसंख्या वाले देश है भारत और चीन, वो हिमालय से निकलने वाली नदियों के किनारे एक तरीके से उनका समाज बसा हुआ है, और उसकी कृषि पर उनका पूरा उनकी निर्भरता है। तो ये कैलाश का जो ऊपरी व्यू है वो दिखाई दे रहा है। जब हम पहले दिन पैदल चल के वहाँ पहुँचते हैं तो कैलाश का ये रूप दिखाई देता है। एक बात तुम्हारी समझ में आती नहीं बच्चों के, कि जब कैलाश पर्वत ऊपर को बन रहा था उसी समय हिमालय भी आ रहा था। तो कैलाश पर्वत ने अपने को भी बनते हुए देखा और हिमालय को भी आते हुए देखा। ये डॉक्टर बल्दिया और डॉक्टर गैंगसीर कहते हैं, ये बड़ी मजेदार बात। यानी कि वो कैलाश पर्वत, इसलिए उसके लिए जियोलॉजी में कॉन्ग्लोमरेट शब्द कहा जाता है। अब बाद में आप लोगों की समझ में आएगा। बहुत तरीके के चट्टानों का समुच्चय है कैलाश। तो उसमें समंदर के सबसे नीचे का हिस्सा भी उसके ऊपर है, ठीक। और फिर वो ऊपर को आ रहा है, और सामने सामने जो है तैथिस सागर गुम हो रहा है, और वहां पर हिमालय है। 6 करोड़ 5 करोड़ साल पहले की बात है, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से हिमालय बहुत विशिष्टता दिए हुए पर्वत है। दुनिया के सबसे ऊंचे जो करीबन 18 या 16 सबसे ऊंचे 8000 मीटर से ऊंचे पर्वत है, वो सबके सब हिमालय में है। जैसे एवरेस्ट, जैसे उचोयू, जैसे कंचनजंगा, जैसे K2, ये सब के सब पर्वत यहाँ है हिमालय में। हिमालय का उत्तरी ढाल तिब्बत हो गया, उसका दक्षिणी ढाल हमारा पूरा उत्तरी भारत, या जिसको भारतीय इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं, उस भाग, ठीक है। तो इस तरह हिमालय के कारण ये दक्षिण एशिया के दोनों समाज, चीन की तरफ का हो, हमारी तरफ का हो, या बर्मा की तरफ का हो, या आज के देशों के लिहाज से बांग्लादेश हो, या पाकिस्तान हो, या अफगानिस्तान हो, ये सब नदियों के जाल से, बर्फ के जाल से जुड़े हुए हैं। तो जो बर्फ है और जो पानी है, इसके कारण जैसा मैंने बताया इसको थर्ड पोल कहा जाता है। और यही पानी फिर पूरे उत्तरी भारत को और पूरे चीन को, पूरे बर्मा को सिंचित करता है। वहाँ की खेती, वहाँ का जीवन इसके पानी पर निर्भर है। जो उत्तरी भारत में गंगा यमुना के मैदान पहले 10 फीट पर मिल जाता था, 15-20 फीट पर मिलता है, वो भी हिमालय से आने वाले पानी। हिमालय का एक बड़ा योगदान और है, क्या होगा बताओ? कि जो मानसून आता है ना, मानसून माने हवाएं, पानी भरी हुई हवाएं,
वो बंगाल की खाड़ी से आ रहा है, उसको हिमालय रोक देता है और यहाँ बरसने को मजबूर कर देता है। तभी तो अभी बारिश थी ना, हाल तक छाता लेके आ रहे होंगे ना तो स्कूल को, जॉब भी लगी होगी कभी कभी। तो वो जो बारिश है वो बारिश मानसून के साथ जुड़ी हुई है। अगर हिमालय नहीं होता तो हो सकता है मानसून और ऊपर को चला जाता, कहीं और बरसता, लेकिन हिमालय के कारण वो यहाँ बरसता है। तो हमारी जो मानसून वाली जो व्यवस्था है मौसम की, उसका बड़ा कारक हिमालय है। जो एक अंतिम बात है उसको बता के, हिमालय जलवायु निर्माता है पूरे एशिया की, जलवायु को बनाता है। हमारी गर्मी, ठंडी, बर्फ पड़ना, बारिश होना या गर्मियां पड़ना या ऑटम जैसे आजकल शरद ऋतु आ रही है, ये सब हिमालय के अपने होने के कारण ये सब चीजें तय होती है। हमारा मौसम हिमालय तय करता है। उत्तरी यानी कि एशिया की तरफ से हिमालय पहाड़ से जो ठंडी हवाएं हैं उनको भी हिमालय रोक देता है और हम उस ठंड से बच जाते हैं। और हमारा मानसून जो है वो तिब्बत की तरफ को नहीं ले जाता है, वो यहीं बरसने को मजबूर कर देता है मानसून को, और इस तरीके से हमारी जलवायु। आज के ज़माने में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे जलवायु क्लाइमेट चेंज हो रही है, एक नया विषय है, उसको नहीं छेड़ते हैं अभी। तो अगर वो और तेजी से बढ़ेगा तो हिमालय में बहुत दिक्कतें होंगी, ऐसा हमारे यहाँ लोग कहने लगे। जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में गड़बड़ी हो जाएगी। बुराश जो मार्च अप्रैल में खिलने चाहिए, काफल जो मार्च अप्रैल मई में मिलने चाहिए, वो पता चला दिसंबर जनवरी में खिलने लगे। बहुत जगह से संतरे के पेड़ गुम होने लगे, बहुत जगह सेब के पेड़ सूखने लगे। जो ट्री लाइन है, जो वृक्ष रेखा है वो ऊपर को खिसक रही है, जो घास की रेखा है और ऊपर खिसक रही है, जो बर्फ की रेखा है वो ऊपर खिसक रही है। बर्फ अगर नहीं रहेगी फिर हिमालय नाम सार्थक ही नहीं रहेगा ना। तो अब जलवायु परिवर्तन